सर्वर आपने क्लाउड इनिट से फॉर्मेट किया था, तो उसमें एडमिन से लॉगिन हो पाए कि रूट से लॉगिन हो पाए? चलो आज फिर से देख लेते हैं एक बार। सो लास्ट क्लास में हम डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे थे। सो डिप्लॉयमेंट का यूज हमें देखो, क्यूबरनेटिस के अंदर एप्लीकेशन का वर्कलोड हैंडल करने के लिए हमारे पास पॉड है जो कि यूज नहीं करना है अपने को। डायरेक्ट पॉड के थ्रू हमें डिप्लॉयमेंट नहीं करना है, रेप्लिका सेट भी नहीं करना है। हमें मोस्टली क्या यूज करना है? डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट में हमारी कॉपी भी मेंटेन हो जाती है और हम अपनी एप्लीकेशन को स्केल भी कर सकते हैं और उसका रोल बैक्स भी हम कर सकते हैं। सो डिप्लॉयमेंट का आप कहां यूज करोगे? जहां पर आपकी स्टेटलेस एप्लीकेशन है, स्टेटलेस, डाटा लेस। ठीक है ना? तो ऐसी एप्लीकेशन जो कि डाटा को स्टोर नहीं करती है, जैसे कि वेब सर्वर। वेब सर्वर किस टाइप की एप्लीकेशन हो गई? ये स्टेटलेस एप्लीकेशन होगी, क्योंकि वेब सर्वर का काम सिर्फ डाटा को लेना है और रिस्पॉन्स देना है, डाटा को सेव करने का काम नहीं है। तो अगर आपको अपाचे अगर डिप्लॉय करना पड़े क्यूबरनेट क्लस्टर पे, तो आप स्टेटफुल सेट लोगे कि डिप्लॉयमेंट लोगे? स्टेट हम डिप्लॉयमेंट लेंगे क्योंकि ये डाटा सेव नहीं करेगी। तो ऐसी एप्लीकेशन जो कि डाटा सेव करेगी उसको हम किस में लेंगे? स्टेटफुल सेट्स में लेंगे। ठीक है। सो आज मैं दोबारा से फिर से स्टार्ट कर लेता हूं अपना कॉन्टेगो सर्वर पर्टिकुलर में लॉगिन करूंगा और मैं आपको क्लाउड इनिट के बारे में भी बता रहा था। सो वी हैव क्लाउड इनिट, ये रहा हमारा क्लाउड इनिट और इस क्लाउड इनिट को हम प्रोविजन करेंगे और साथ साथ में आज हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो आज के टॉपिक्स में मेंशन कर देता हूं। आज हम देखेंगे सबसे पहले तो क्लाउड इनिट को और बेटर तरीके से हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे डिप्लॉयमेंट को हम समझेंगे। तीसरा आज हम सर्विस को हम देखेंगे, सर्विसेज। और चौथा हम इनग्रेस को देखेंगे। तो क्यूबरनेटिस के अंदर सर्विस क्या होता है, इनग्रेस क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में पूरा डिस्कशन आज हम करेंगे। तो क्लाउड इनिट का जो टॉपिक है वो कल का टॉपिक है हमारा। सो क्लाउड इनिट को मैं दोबारा से सर्वर फॉर्मेट करूंगा, क्लस्टर सेटअप करूंगा और आज एक लाइव डोमेन हम यूज करेंगे। आज की डेट है हमारी 10 अप्रैल। तो अप्रैल 10-2026 नाम का मैं क्या बनाऊंगा? सब डोमेन। और मेरा एक प्राइमरी डोमेन होगा और वो डोमेन मेरे कहां पर आएगा? मेरे के8s क्लस्टर के अंदर आके मेरे फाइनली मेरे कहां तक पहुंचेगा? मेरे पॉड तक पहुंचेगा। ठीक है ना? सो आपके पास एक एक्सटर्नल डोमेन है। वो डोमेन कहां पॉइंट होगा? आपके सर्वर पर। और आपके सर्वर पर आपने क्या सेटअप कर रखा है? एक क्लस्टर। और क्लस्टर के अंदर डिप्लॉयमेंट की मदद से आपने क्या प्रोविजन कर रखा है? एक पॉड। और पॉड के अंदर आपकी बैठी हुई है आपकी अपनी एप्लीकेशन, आपका अपना वेब सर्वर। सर्वर समझ में आ रहा है? सो ब्राउजर से हिट करूंगा और लास्ट में क्या आएगा? इट वर्क्स। सो ब्राउजर भी मेरा किस टाइप का होगा? एक डोमेन होगा और वो भी एसएसएल के साथ में। तो एक्सटर्नल ट्रैफिक को क्लस्टर तक कैसे लाया जाता है, इस पूरी प्रोसेस के बारे में आज हम देखेंगे, जिसके अंदर हम सर्विस सेटअप करना, इंग्रेस सेटअप करना और साथ साथ में डोमेन से रिलेटेड भी काम करेंगे हम। सो डोमेन में हम डीएनएस पैनल में जाएंगे और डीएनएस पैनल में जाके हम क्या रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे? ए रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है ना? सो ए रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे और ए रिकॉर्ड को पॉइंट करवाएंगे। ठीक है ना? तो आज की क्लास के अंदर हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। आज थोड़ा सा 15 मिनट लेक्चर भी लंबा भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, चीजें सारी एंड टू एंड काम करेंगे। ठीक है ना? मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमेशा चीजों को एंड टू एंड सिखाना, ताकि स्टार्ट से लेके लास्ट तक का प्रोसेस पूरा आपको क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लाउड इनिट की। तो मैं यहाँ सर्वर में लॉगिन कर रहा हूँ, सर्वर का लॉगिन क्रेडेंशियल्स में ले लेता हूं। पर्टिकुलर मेरे पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं और मैं सर्वर में लॉगिन कर रहा हूं। सर्वर में मैंने पर्टिकुलर लॉगिन किया, सर्वर में मैंने लॉगिन किया पर्टिकुलर, और सर्वर को क्या करेंगे? हम फॉर्मेट करेंगे।
सर्वर को हम फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट यहां पर जो हम करेंगे, सर्वर को जो हम फॉर्मेट करेंगे, रीइंस्टॉल करेंगे। रीइंस्टॉल में हमें, रीइंस्टॉल की जो टेक्निक यूज करनी है वो हमें थोड़ा एडवांस टेक्निक यूज करनी है। एडवांस टेक्निक पर हम गए, और ये वर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है इनेबल रूट यूजर, तो इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। अगर इसको ऑन करोगे तो आप रूट से लॉगिन कर पाओगे, इसको ऑन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट एडमिन नाम का नॉर्मल यूजर बन जाएगा। जैसा कि कल कल के केस में आपने देखा था, मैंने इनेबल रूट यूजर को इनेबल नहीं कर रखा था, तो उसने मेरे लिए क्या बना दिया, एडमिन नाम का नॉर्मल यूजर बना दिया। मैं चाहता हूं आज मेरे लिए रूट यूजर बन जाए, और मेरा पर्टिकुलर यूजर मैंने चूज कर लिया, मैंने पासवर्ड माय पासवर्ड सेट कर रखा है, इसको इनेबल यूज रूट यूजर कर दिया, और मेरी यहाँ पर क्लाउड इनिट की स्क्रिप्ट मुझे पेस्ट करनी है। तो मेरे क्लाउड इनिट की स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी कल प्रिपेयर करवा रखी थी। अब यार कोई बहुत महान व्यक्ति ही होगा जो कि पूरी स्क्रिप्ट को अपने दिमाग में बिठा ले और मेमोराइज कर ले, मैं तो नहीं हूं भाई। मैं हमेशा अपनी स्क्रिप्ट को या तो गिटहब पे आप बना के सेव करके रखो, ताकि कल को कोई इंटरव्यू भी हो आपका तो गिटहब से आप कॉपी करके आप ले सकते हो कि सर मैंने अपनी ये सारी रेडीमेड स्क्रिप्ट कहाँ स्टोर कर रखी है, गिटहब पे स्टोर कर रखी है, ताकि चीजें दिक्कत ना हो। सो यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर अपनी क्लाउड इनिट की स्क्रिप्ट मैंने यहाँ प्रिपेयर करवा रखी है ये। ठीक है, सो ये क्लाउड इनिट की स्क्रिप्ट में यहाँ से लेता हूँ, स्क्रिप्ट पेस्ट किया, और आप देखो हैश क्लाउड कॉन्फ़िग, मेरे क्लस्टर का नाम होस्ट नेम भी सेटअप हो गया। एक ये काम क्या कर रहा है, एपीटी अपडेट, और ये काम क्या करेगा, एपीटी अपग्रेड का काम करेगा। और ये सारा किसी तरीके से मेरा क्लस्टर सेट हो रहा है, मेरे क्लस्टर का नाम पॉड होगा, एक सर्वर, एक वर्कर नोड, 8080 को मैं यहाँ पर ओपन करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप पर्टिकुलर, चूंकि आप आज क्या करने वाले हैं, आज आप एक डोमेन से किसी वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वेब सर्वर का पोर्ट नंबर कौन सा है, 80। तो क्लस्टर में एंटर होते ही आपको यहाँ पर क्लस्टर में आपको कौन सा पोर्ट नंबर ओपन करना पड़ेगा, 80 ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन से जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी आपके क्लस्टर में सबसे पहले किस पोर्ट नंबर पे आएगी, 80 पर आएगी। तो यहाँ पर क्लाउड इनिट में यहाँ पर ये जो है, ये आपके क्लस्टर का वो पोर्ट ओपन करने का रास्ता है। ठीक है ना, तो यहाँ से पोर्ट नंबर 80 आपको ओपन करना पड़ेगा, 80 80:80। तो जैसे ही एक्सटर्नल रिक्वेस्ट आपके क्लस्टर पर आएगी, डायरेक्टली वो पोर्ट नंबर 80 पर आएगी, और आप कहां तक पहुंच जाओगे, आप अपने वेब सर्वर तक पहुंच जाओगे। सो ये हुआ, बाकी सारी चीजें ठीक है। मैं इसको यहां से कर रहा हूं इंस्टॉल, ये किया मैंने पर्टिकुलर, ओके किया। ओके होते ही पर्टिकुलर मेरा सर्वर, ये रहा मेरा सर्वर, कॉपी किया, विंडो आर सीएमडी। अब चीजें मैंने बता रखी है, फॉर्मेट होते ही आपको पिंग करना है, पिंग हम करेंगे पर्टिकुलर -t, और एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आज की क्लास में हमें ये देखना है कि हमें पर्टिकुलर अब ये रिप्लाई इसका आने देते हैं, और आप अपने डोमेन पैनल पर चले जाओ। आपने अपना डोमेन बाय कर रखा है, मैं मान के चलता हूं कि आपने GoDaddy पर अपना डोमेन बाय कर लिया होगा अभी तक, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर्स में बोलते आ रहा हूं कि भाई आपको बाय करना है अपना पर्टिकुलर डोमेन। तो अपना डोमेन आपने बाय कर लिया होगा, पर्टिकुलर मेरा डोमेन आपने GoDaddy से कहीं से बाय किया होगा। ठीक है, तो आप GoDaddy से भी बाय कर सकते हो, और GoDaddy के अलावा बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है, जैसे कि domainIndia.org, domainIndia.org से भी डोमेन बाय कर सकते हैं। तो मैंने अपना डोमेन कहां से बाय कर रखा है,
डोमेन इंडिया डॉट ORG से बाय कर रखा है, ठीक है। तो डोमेन इंडिया डॉट ORG पर मैं जाके मैंने अपना जो डोमेन बाय कर रखा है oklabs.in नाम का जो ये प्राइमरी डोमेन है। आपको ये भी भाई मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि ये होता है सब डोमेन और स्टार्टिंग वाला होता है प्राइमरी डोमेन, समझ में आ रहा है। सो oklabs.in इज माय प्राइमरी डोमेन और ये मेरा क्या होगा, सब डोमेन होगा। आपको जो डीएनएस प्रोवाइडर से खरीदना होता है, सब डोमेन खरीदते हो कि प्राइमरी डोमेन खरीदते हो? प्राइमरी डोमेन खरीदते हैं। तो मैंने अपना प्राइमरी डोमेन यहां से बाय कर रखा है, पर्टिकुलर oklabs.in। आप देखिए ये oklabs.in मैंने अपना डोमेन बाय कर रखा है। इसमें आपको अपने नेम सर्वर सेट करने होते हैं। यहां से आपको ये नेम सर्वर आपको सेट करने पड़ेंगे कंट्रोल पैनल के। फिर आप फ्री डीएनएस पर जाइए, फ्री डीएनएस सेंटोस पैनल, इस पे जाके आपको एक अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये वाला लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पीपीटी में दे दूंगा। फ्री डीएनएस सेंटोस वेब पैनल .com/login.php इस पे जाना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम है तो भैया आपको क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बना रखा है। मैं अपने अकाउंट में गया और जब आप फर्स्ट टाइम अंदर एंटर करोगे तो आपने जो डोमेन खरीद रखा है, आपने जो डोमेन खरीद रखा है oklabs.in, या जो भी आपने डोमेन खरीद रखा है उस नाम का आपको क्या बनाना पड़ेगा, जोन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, जोन। तो मैंने ऑलरेडी एक जोन बना रखा है यहाँ पर, और आपने आपका नया डोमेन बनाना है तो आपको यहाँ पर जोन का नाम लिखना है। जैसे आपने विजय.com और आपके सर्वर की आईपी यहाँ डाल देना। सर्वर की आईपी, जो सर्वर की जो आईपी है 173 वाली, वो आपको अपने जोन में यहाँ पर इन तीनों जगह डाल देना, वेब सर्वर में, मेल सर्वर में और एफटीपी में। और आपको क्या कर लेना है, जोन ऐड करना है। तो मैंने ऑलरेडी जोन ऐड कर रखा है। जोन ऐड करने के बाद आप एक आध बार कमिट चेंजेस पे क्लिक कर देना। जोन ऐड करने के बाद किस पे क्लिक करना है आपको, कमिट चेंजेस पर। अब जो आपको ए रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं, हम डेली अपने ए रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे। डेली हम आएंगे और डेली अपना एक असाइनमेंट एक पर्टिकुलर डोमेन पर होना चाहिए। सो आज तारीख है हमारी, आज हमारी तारीख क्या है, 10 अप्रैल 2026 है। ये देखो यहाँ पर 10 अप्रैल 2026। तो आप गलती से भी 10 अप्रैल 2026 के नाम से सब डोमेन मत बनाना, क्योंकि सब डोमेन का एक रूल होता है भाई कि सब डोमेन का जो नेम होता है ना वो काय से स्टार्ट होना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। अगर मैं 10 अप्रैल के नाम से सब डोमेन बना दूं तो मेरा सब डोमेन किसके नाम से स्टार्ट हो रहा है, नंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि इनवैलिड है। तो आप इसीलिए अप्रैल 10 डैश, अब यहां पर आप देखना भाई ये अंडरस्कोर नहीं लगाना है। ये सारे रूल जीपीटी से पूछ लेना कि भाई सब डोमेन बनाने के क्या क्या रूल है, किस कौन सा सब डोमेन वैलिड है, कौन सा सब डोमेन इनवैलिड होगा, तो वो आपको पूरा बता देगा, ठीक है ना। सब डोमेन में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है, डॉलर ऐसे वैसे कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं, ओनली ओनली अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड हाइफन, ठीक है ना। तो मैंने इस नाम से क्या बनाना है, अपना सब डोमेन बनाना है। तो जो भी आपका सब डोमेन होगा उसको कॉपी कर लो, अपने इस पैनल पर आए और यहाँ इस पैनल पर आने के बाद होस्ट पे यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। और यहाँ से बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, आपको किस टाइप का रिकॉर्ड क्रिएट करना है सर, ए रिकॉर्ड क्रिएट करना है और सर्वर की आईपी डालनी है, और सर्वर की आईपी डालनी है। ये सर्वर की आईपी आपने डाली। सर्वर की आईपी डालने के बाद आप देखना है यहाँ पर वो 10 अप्रैल में ये ड्रॉप डाउन में वो सिलेक्ट नहीं रहता है, इसको एक बार और सिलेक्ट कर लेना। ये इस पैनल का एक बग है जो कि हमें कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। इसको इसको गए एक बार और सेव किया और एक बार और फाइनली कमिट चेंजेस। जैसे ही कमिट चेंजेस पे क्लिक करेंगे ये डोमेन उठाएंगे अप्रैल से लेके oklabs.in तक का, सीएमडी पर गए, कंट्रोल सी सीएमडी पर गए और हम पिंग करेंगे किसको, हमारे डोमेन को। ये कॉपी किया, ये पेस्ट किया। पहले हम पिंग किसको करते थे, आईपी को पिंग करते थे। अब हम पिंग किसको करेंगे, डोमेन को पिंग करेंगे, ठीक है ना।
क्योंकि डोमेन फाइनली किस में रिजॉल्व होता है, आईपी एड्रेस में रिजॉल्व होता है, आपको पता है पूरा। ठीक है, सो ये पिंग किया मैंने, यहां पर आप देखो पिंग किया। एक आध बार पिंग करोगे तो स्टार्टिंग में फेल हो जाएगा, 2-3 बार करोगे तो रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर रिप्लाई आ गया तो आप अपना काम आगे कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हुआ। इतना चीज आपको देखना है कि हाँ सर मैंने अपना डोमेन सेट किया और मेरा रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब अब मैं क्यूबरनेटिस क्लस्टर पर मैं किसकी सहायता से, डिप्लॉयमेंट, इनग्रेस और सर्विसेज की सहायता से मैं अपनी एक पूरी वेबसाइट सेटअप कर सकता हूं इन दी क्यूबरनेटिस क्लस्टर। सो क्लस्टर अगर आपने K3D से सेटअप किया है तो आपको पोर्ट नंबर 80 उसका ओपन करना पड़ेगा। क्यूब एडीएम का प्रोसेस थोड़ा अलग है, तो आपको वन बाय वन एक एक चीजें अपने को करके देखनी है। सो यहाँ पर हम सर्वर में एंटर करेंगे, SSH डैश कीजिए डैश कैपिटल R, सर्वर का आईपी लिया मैंने, सर्वर का आईपी लिया मैंने, सर्वर का आईपी लिया यहां से मैंने, और सर्वर में मैं लॉगिन करूंगा। सर्वर में SSH यूजर नेम @ सर्वर का आईपी लिया, यस, और मेरा पासवर्ड जो है मैंने सेव कर रखा था, मैंने अपना पासवर्ड सेव कर रखा था। तो मेरा पासवर्ड पर्टिकुलर ये वाला पासवर्ड है, पिछले लेक्चर वाला ही माय पासवर्ड, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और यहाँ से मैंने पेस्ट किया और मैं अपने सर्वर के अंदर एंटर कर गया, कोई दिक्कत नहीं। और देखो रूट से एंटर कर गया इस बार। कल क्लाउड इनिट मैंने रूट यूजर इनेबल नहीं कर रखा था तो यहाँ पर दिक्कत दे रहा था वो, तो मुझे किससे लॉगिन करना पड़ा, एडमिन से लॉगिन करना पड़ा, फिर एडमिन से sudo su करके रूट में जाना पड़ा, तो मेरे लिए थोड़ा वर्कलोड बढ़ गया। मैंने आज डायरेक्टली किससे लॉगिन कर लिया, रूट से कर लिया। अब क्लाउड इनिट की खास बात है कि बैकग्राउंड में वो सारी चीजें मेरे लिए इंस्टॉल कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। ये उसकी फाइल है, इसकी फाइल को टेलएफ करो आप, कॉपी किया, टेलएफ वार लॉग क्लाउड इनिट, जैसे ही आप करोगे तो आप इस फाइल के अंदर वो देख पाओगे सारा इंस्टॉलेशन वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मैं जीपीटी से यहां पर पूछ लेता हूं, आई वॉन्ट टू सी द ऑन गोइंग, भाई ऑन गोइंग इंस्टॉलेशन ऑफ क्लाउड इनिट लॉग फाइल। मैंने जीपीटी को बोला कि भाई क्लाउड इनिट जो भी चीज बैकग्राउंड में इंस्टॉल कर रहा है उसका मुझे क्या देखना है, आउटपुट देखना है। तो जीपीटी ने बोला कि अनिल भाई साहब ये आपने जो लिखा ना क्लाउड इनिट डॉट लॉग, ये फाइल नहीं है, क्लाउड इनिट डॉट आउटपुट डॉट लॉग नाम की फाइल है। कल मैं क्या देख रहा था, गलत फाइल का आउटपुट देख रहा था। तो भाई रिसर्च किया करो थोड़ी थोड़ी। ये टेलएफ किया मैंने और ये गलत आउटपुट देख रहा था मैं, आज मैं थोड़ा सही आउटपुट देख रहा हूं। ये देखो आउटपुट दिख गया, समझ में आया। तो पीपीटी में थोड़ा सा करेक्शन है, समझ में आ गया। तो ये चीज आपको नोटिस करनी चाहिए कि सर वो आउटपुट मेरे को दिख नहीं रहा है, आप बता तो रहे हो मगर कहीं दिख थोड़ी रहा है कि वो इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो आज मैंने इसको करेक्ट कर लिया, कल गलती कर रहा था, कल मैं गलती कर रहा था ना, भैया मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पीपीटी को ठीक कर लिया, जीपीटी से पूछ लिया, क्योंकि मेरे को वो ये देखने पर मेरे को कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा था कि भाई इंस्टॉलेशन चल रहा है। तो मेरे माइंड में डाउट हुआ कि भाई ये मैं गलत लॉग फाइल तो नहीं देख रहा हूं, तो मैंने ठीक कर लिया उसको। तो इसलिए आपका जो ऑब्जर्वेशन है ना एज ए डेवलप इंजीनियर, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए। कोई भी सर्विसेज, कोई भी कुछ भी चीज कर रहे हो ना, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको देखना आना चाहिए कि भाई वाकई में ये चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है। लॉग फाइल पढ़ना आना चाहिए। तो भाई मैंने लॉग फाइल पढ़ा तो मेरे को कहीं से कहीं तक वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने जीपीटी से पूछा, आपके सामने ही, मुझे एड्रेस उसका कंफर्म नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, तो जीपीटी से पूछ लिया मैंने, तो उसने मेरे को सही एड्रेस बता दिया कि भाई अनिल आपको है ना क्लाउड इनिट डॉट आउटपुट डॉट लॉग नाम की फाइल देखनी है। तो क्या मैंने सही किया, ये सारा चीज मेरे बैकग्राउंड में कर रहा है। और देखो लास्ट क्या लिखा हुआ आ गया, क्लस्टर prod created successfully, सर्वर मैंने फॉर्मेट किया विद द हेल्प ऑफ क्लाउड इनिट एंड आई हैव इंस्टॉल्ड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, एंड उसने मेरे लिए क्या कर दिया, एक चलता फिरता पूरा सेटअप रेडी कर दिया। तो कंट्रोल सी किया मैंने, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे क्यूब, पहले तो सारी चीजें देख लेते हैं। भाई डॉकर मिला, डॉकर डैश डैश वर्जन कर दिया, डॉकर कंपोज वर्जन कर दिया, क्यूब सीटीएल डैश डैश वर्जन, सॉरी क्यूब सीटीएल वर्जन कर दिया,
K3D वर्जन कर दिया, K3D क्लस्टर लिस्ट कर दिया, फाइनली kubectl get nodes। सो यहां पर दिक्कत आ गई, तो यहां पर मेरा क्लस्टर प्रॉपरली क्लाउड इनिट पे सेटअप नहीं हो पाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम मैनुअली फिर से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहां से पता चल गया गेट नोट्स में ये आ नहीं रहा है, तो मैं प्रॉपरली सेटअप नहीं हो पाया है। या kubectl कॉन्फ़िग, आप यहां पर कॉन्फ़िग भी करोगे और गेट कॉन्टेक्स्ट करोगे, तो देखो कॉन्टेक्स्ट भी नहीं आया। इसका मतलब क्लाउड इनिट ने K3 क्लस्टर सक्सेसफुली सेटअप किया कि नहीं किया मेरे लिए? नहीं किया। ठीक है ना, तो हम क्लस्टर को वापस से रिमूव कर रहे हैं और मैन्युअली कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो भैया, उन लॉग फाइल को, क्लाउड इनिट की लॉग फाइल को पढ़ के पूरा इन्वेस्टिगेशन करवा के क्लाउड इनिट की एक बेटर स्क्रिप्ट बनवा सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि भाई सर क्लाउड इनिट से होगा ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, आपको लॉग फाइल करके उसको ठीक करवा के एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। तो अभी चलो उसको डीबग मैं नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली क्लस्टर को डिलीट कर रहा हूं। क्लस्टर लिस्ट K3D क्लस्टर डिलीट, और क्लस्टर का नाम प्रॉड K3D, और ये मेरा क्या हो रहा है, क्लस्टर डिलीट हो रहा है। अब K3D क्लस्टर लिस्ट, K3D क्लस्टर क्रिएट, कितने सर्वर चाहिए आपको? एक सर्वर चाहिए। कितने एजेंट चाहिए? 2 एजेंट चाहिए। और आपको क्या चाहिए? सर मेरे को पोर्ट मैपिंग चाहिए। ठीक है, अब चूंकि आपने इस लेक्चर में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है कि सर मेरे को एक डोमेन करना है, तो आपको पता होगा कि भाई HTTP प्रोटोकॉल के लिए चाहिए आपको पोर्ट नंबर 80, और HTTPS के लिए आपको पोर्ट नंबर चाहिए 443। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अगर सर आगे चल के आपको इस डोमेन का SSL भी सेटअप करना है, तो क्लस्टर के कौन से गेट ओपन करने पड़ेंगे? एक करना पड़ेगा कि दो करने पड़ेंगे? दो गेट ओपन करने पड़ेंगे, दो पोर्ट नंबर ओपन करने पड़ेंगे। तो कुछ गलतियां हम कर रहे थे, सो दोबारा मैंने यहां पर किया, ये क्लस्टर का 80:80 @लोड बैलेंसर। ठीक है, क्या मैं एक और पोर्ट मैपिंग कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो यहां पर एक पोर्ट मैपिंग और कर लेते हैं, कौन सा? HTTPS प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है? 443। क्या ये वेरी कर सकता है कि फिक्स्ड होता है? ये फिक्स्ड होता है। ठीक है ना, तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। सो मैंने अपने क्लस्टर का पोर्ट नंबर 80 भी ओपन कर दिया, मैं अपने क्लस्टर का 443 दैट इज HTTPS पोर्ट नंबर भी ओपन कर रहा हूं, @443 लोड बैलेंसर। समझ में आया? और चलो क्लस्टर सेटअप करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब यहां से के kubectl config get context, kubectl config get context। ठीक है, सो आप देखेंगे ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है और यहाँ पर नेम स्पेसेस डिफॉल्ट आ रहा है, तो मैं इसको प्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, सो प्रोडक्शन यहाँ पर दे देते हैं, और kubectl क्रिएट ns prod kubectl get ns। मैंने अपना नेम स्पेस प्रोडक्शन नाम का नेम स्पेस क्रिएट किया, क्योंकि मैं अपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर को वर्चुअली डिवाइड करना चाहता हूं 3 ग्रुप्स में। तो अभी हम एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं प्रॉड में। सो kubectl config सेट कॉन्टेक्स्ट और आपके कॉन्टेक्स्ट का ये नाम, मैंने क्लस्टर को नाम देना भूल गया तो उसने डिफॉल्ट ले लिया, डैश डैश नेम स्पेस इक्वल्स टू प्रॉड। ठीक है, और kubectl गेट कॉन्टेक्स्ट
तो मेरे कॉन्टेक्स्ट में डिफॉल्ट प्रोडक्शन आ गया। चलो mkdir डायरेक्टरी बना लेते हैं आज 10 अप्रैल, अप्रैल 10 अंडरस्कोर 2026 नाम की डायरेक्टरी बनाई मैंने। cd अप्रैल 2026 की नाम की डायरेक्टरी बनाई। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वी नीड अ वेब सर्वर। विच काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू वांट टू डिप्लॉय, आई वांट टू डिप्लॉय अ वेब सर्वर। सो वेब सर्वर के लिए हमें किस टाइप का वर्कलोड लेना पड़ेगा, वेब सर्वर क्या डाटा स्टोर करता है, क्या नहीं करता है, तो हमें डिप्लॉयमेंट लेना पड़ेगा। सो विम डिप्लॉय डॉट यामल, ये मैंने किया, स्केप कॉलन WQS सेव कर लिया, ls डैश l किया, कैट किया, ये खाली है, क्यूबसीटीएल 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 एपीआई डैश रिसोर्सेज से मैंने पता किया, एपीआई डैश रिसोर्सेज से मैंने पता किया कि अगर आपको डिप्लॉयमेंट नाम का रिसोर्सेज अगर बनाना है क्यूबरनेटिस के अंदर, तो किस टाइप का रिसोर्स बनाना पड़ेगा आपको डिप्लॉयमेंट, और किस वर्जन को बिलोंग करेगा, किस वर्जन को बिलोंग करेगा, app/v1, app/v1। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे पता चल गई। मैं विम पे गया, डिप्लॉयमेंट पे गया, मैं बाहर निकला, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, फिर विम किया, अब थोड़ा साइज सही है। अब टॉप लेवल एलिमेंट एपीआई वर्जन app/v1 कंफर्म था, मैं काइंड ले लिया मैंने, काइंड किसका, डिप्लॉयमेंट। उसके बाद हमें मेटा डेटा लेना है, मेटा डेटा कॉलन, उसके बाद हमें क्या लेना है, स्पेक्स लेना है, स्पेक। ठीक है, स्पेक मतलब स्पेसिफिकेशन। मेटा डेटा हमें क्या होगा, मेटा डेटा में आपको अपना वो लेना पड़ेगा, आपको नेम देना पड़ेगा एक, सो माई डिप्लॉय नंबर 1। ठीक है, और आप चाहे तो पर्टिकुलर ये डिप्लॉयमेंट आपको किस नेम स्पेस में रखना है वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं, नेम स्पेस कॉलन, किस में देना है, ये prod में देना है। स्पेक में गए, अब स्पेक में बिकॉज डिप्लॉयमेंट मैनेजेस रेप्लिका सेट्स, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पर क्या देना है, रेप्लिकास। सो आपको वो जो पॉड होगा, ये वेब सर्वर, चाहे अपाचे ले लो चाहे इंजीनिक्स ले लो, इसका आपको कितने काउंट चाहिए, ताकि वेबसाइट पे हिट होने के बाद आपके अगर ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो आपके उतने नंबर ऑफ पॉड्स उस अपाचे के उस पर्टिकुलर वेब सर्वर के आपके पास अवेलेबल हो। तो मैं बोल देता हूँ भाई मेरे को अभी 3 चाहिए, एनी टाइम कितने अवेलेबल हो, 3 अवेलेबल हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर रेप्लिकास के बाद यहाँ पर आपने सिलेक्टर ले लिया, सिलेक्टर के बाद आपने ले लिया टेम्पलेट ले लिया, टेम्पलेट में आपको यहाँ पर मेटा डेटा लेना है, और आपको क्या लेना है, अगेन स्पेक लेना है। स्पेक में आप क्या लेंगे, कंटेनर्स। ठीक है, कंटेनर्स में आपको क्या लेना है, नेम लेना है। अब यामल के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने डैश लगा दिया तो आप क्या ले रहे हैं, और अगर आप डैश नहीं लगाते हो तो यामल के अंदर वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और अगर आपने डैश लगा दिया तो वो लिस्ट कहलाता है, लिस्ट। ठीक है, सो ये चीज आप देखना कि अगर आपने डैश लगा रखा है तो एक लिस्ट बन रही। सो ये मेरा हो गया, ये मेरा ये मेरा HTTPD 1, मैंने इस पॉड को पर्टिकुलर इस कंटेनर को मैं नाम देना चाहता हूँ। इमेज कौन सी यूज करेगा, हब से हम HTTPD कॉलन, और हम थोड़ी पुरानी वाली इमेज यूज करेंगे, ताकि मैं आपको अपग्रेड भी बता सकूं, रोल बैक्स भी बता सकूं। डिप्लॉयमेंट की सबसे खास बात क्या होती है, डिप्लॉयमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। डिप्लॉयमेंट्स हमें क्या करता है, रोलिंग अपडेट्स। रोलिंग अपडेट्स का मतलब अगर आपके पास किसी इमेज का पुराना वर्जन है तो नए में आप क्या कर सकते हो, उसको ग्रेजुअली अपग्रेड कर सकते हो। ग्रेजुअली मतलब एप्लीकेशन डाउन नहीं होगी, मगर आपके पास 3 पॉड है, 3 पॉड में से आपने बोल दिया कि भैया इमेज नई वाली लेनी है, तो वो धीरे धीरे करके नई वाली इमेज सभी पॉड पे एक एक करके ले आएगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या लेना है, मैं यहाँ से ये ले लेता हूं, पर्टिकुलर में ले लेता हूं, एनजिनिक्स ही ले लेते हैं चलो, या HTTPD ले लिया मैंने, HTTPD अपाचे वाली HTTPD वाली इमेज ले ली मैंने,
और मैं कोशिश करता हूं कि HTTPD की मैं सबसे पुरानी इमेज यहाँ पर ले लेता हूं। सो टैग्स में अगर हम देखें, पुराना सबसे पुराना टैग हमारे पास 2 अवेलेबल है। सबसे पुराना कौन सा है? 2। और सबसे लेटेस्ट कौन सा अवेलेबल है? 2.4.6। ठीक है, तो मैं सबसे पुराना वाला ले लेता हूं। तो मैं जो अपाचे का पॉड प्रोविजन करूंगा वो किससे करूंगा? 2 से करूंगा, और मैं अपनी वेबसाइट को चला के बताऊंगा। फिर मैं डिप्लॉयमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आज मैं आपको बताऊंगा, रोलिंग अपडेट्स। तो मेरे पास कितने पोर्ट चल रहे हैं HTTPD के? 3। और तीनों किस वर्जन से चल रहे हैं? पुराने वर्जन से। और जैसे ही मैं कमांड चलाऊंगा काई की रोलिंग अपडेट वाली, उससे क्या होगा? वो तीनों पॉड में से एक एक को पकड़ के धीरे धीरे बैकग्राउंड में नई वाली इमेज लेके आ जाए। समझ में आ रहा है रोलिंग अपडेट्स का? अभी मैं आपको पूरा समझा रहा हूं। रोलिंग अपडेट्स को समझने के लिए शुरुआत आपको किसी भी इमेज के सबसे पुराने वर्जन से शुरुआत करनी है। ठीक है ना? पुराना करोगे तो ही नया ला पाओगे, और नया करोगे तो पुराना ला सकते हो। तो मैं शुरुआत किससे करूंगा? पुराने से। ठीक है ना? सो यहां पर YAML फाइल के अंदर HTTPD:2 है ना, इमेज कॉलन टैग। तो मैंने टैग कौन सा लिया? लेटेस्ट लिया कि सबसे पुराना वाला लिया? सबसे पुराना वाला लिया डिप्लॉयमेंट में। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास। अब मैं आपको इस YAML फाइल को आधी अधूरी मैं क्या कर रहा हूं? सेव कर रहा हूं। इस YAML फाइल को आपने आधी अधूरी सेव किया। अब आपके पास ये पर्टिकुलर फाइल अवेलेबल है। अब आप श्योर नहीं हो कि भाई आपको ऐसा तरीका चाहिए कि इस YAML फाइल को मैं क्या कर सकूं? वैलिडेट कर सकूं कि भाई YAML के अंदर जो कुछ भी मैंने लिखा है वो सही है कि गलत है। तो आप वैलिडेट उसको डायरेक्ट चला के क्लस्टर को ऑब्जर्व करना चाहोगे कि मैं थोड़ा सा उसको सिमुलेट करके देख लूं? एक्चुअल में चलाने से पहले आप उसको फेक चलाना चाहोगे। इसीलिए यहां पर एक कमांड में आपको बता रहा हूं YAML फाइल की वैलिडेशन की। क्या आपने कोई भी YAML फाइल बनाई है तो भाई उसमें एरर के चांसेस है कि नहीं? हो सकता है आपने कोई फील्ड लिखना भूल गए हो सकता है YAML फाइल में तो इंडेंटेशन का बहुत बड़ा मैटर है। भाई एक इंडेंटेशन भी इधर की उधर हो गई तो YAML फाइल कंप्लीटली क्या हो जाएगी? अपने लिए इनवैलिड हो जाएगी। तो जब भी आप कोई YAML फाइल बना रहे हो, उस YAML फाइल का आपको चलाने से पहले, अप्लाई करने से पहले आपको उसका क्या करना पड़ेगा? वैलिडेशन। तो उस वैलिडेशन 2 प्रकार से होगा। एक तो आप YAML फाइल वैलिडेशन, यहां पर मैं लिख देता हूं। देखो, हर लेक्चर में बहुत सारी चीजें मैं आपको बताते चल रहा हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं YAML फाइल वैलिडेशन। तो YAML फाइल के 2 टाइप के वैलिडेशन है। एक तो आप क्लाइंट साइड वैलिडेशन करोगे और एक आप सर्वर साइड वैलिडेशन करोगे। सर्वर साइड मतलब आपका क्यूबरनेटिस का एपीआई सर्वर। ठीक है ना? और क्लाइंट साइड मतलब आप kubectl से उसको वैलिडेट करोगे। ठीक है ना? सो यहां पर मैं आपको कमांड बता रहा हूं, kubectl अप्लाई -f, फाइल का नाम ले लिया। अगर आप ये डायरेक्ट इंटर कर दोगे तो ये एक्चुअल में क्लस्टर पे अप्लाई हो जाएगी। बट अभी आपको क्या एक्चुअल में करना है कि पहले इसका वैलिडेशन करना है? पहले वैलिडेशन करना है। तो कमांड में लास्ट में डैश डैश ड्राई डैश रन इक्वल्स टू, यहां पर आपको क्लाइंट लिखना। तो मैं आपको 2 कमांडें बता रहा हूं कि पहले क्लाइंट को वैलिडेट करके देख लो भाई। ठीक है ना? ये मैं पूरा पीपीटी में जमा के दे दूंगा आपको, बाद में टेंशन नहीं होगी आपको। ठीक है ना? और एक तरफ अगर आपको सर्वर पे करना है तो सर्वर। ठीक है ना? तो चलो पहले अपन किसके लिए ट्राई करके देख लेते हैं कि यार ये जो YAML फाइल है क्या मेरा ये क्लाइंट साइड के हिसाब से प्रॉपरली वैलिडेटेड है कि नहीं है। तो यहां पर हम इसको इंटर किया मैंने। तो देखो इसने क्या बताया? क्रिएटेड। अब ये जो डिप्लॉयमेंट रिसोर्सेज है, क्या ये रियल में क्लस्टर में बन गया है कि फेक बना है? फेक बना है, मतलब रियल में नहीं बना है। ये सिर्फ बता रहा है कि अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो क्लाइंट साइड पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है ना? चलो अब यहां पर हम गए, क्लाइंट की जगह मैंने क्या लिख दिया? सर्वर। अब जैसे ही सर्वर पे क्लिक किया तो देखो एरर बता दी इसने क्या एरर बताई कि भाई स्पेक के अंदर, सिलेक्टर के अंदर आपने वैल्यू खाली छोड़ दी जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू है। फिर ये बोल रहा है कि भाई स्पेक के अंदर, टेम्पलेट के अंदर, मेटा डेटा के अंदर लेबल्स नाम का फील्ड मैंडेटरी है जो कि आपने खाली छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि कोई भी YAML फाइल आप बना रहे हो, चाहे रेप्लिका सेट की बनाओ, चाहे आप स्टेटफुल की बनाओ, YAML फाइल बनानी YAML फाइल ही है प्रोडक्शन में। मगर YAML फाइल हमने सही बनाई है कि गलत बनाई है, उसके लिए हमें उस YAML फाइल को भी हम क्या कर सकते हैं?
वैलिडेट कर सकते हैं। और वैलिडेशन कितने स्टेज पर होता है? 2 लेवल पर होता है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन। ठीक है ना, आपको दोनों को चला चला के देखना है। तो दिक्कत है, तो यहाँ पर हम विम पर गए और सिलेक्टर मैंडेटरी है और मेटा डेटा के अंदर लेबल्स मैंडेटरी। सो मैं इसमें गया पर्टिकुलर और बाहर आया। सिलेक्टर के अंदर मुझे क्या चाहिए? सिलेक्टर के अंदर मुझे क्या चाहिए? सिलेक्टर्स के अंदर मुझे क्या चाहिए? लेबल्स और माय 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 एचटीटीपी ऐप। ठीक है, इसको आपने httpd1 दे दिया। ये इसका पूरा लेबल हो गया, की कॉलन वैल्यू, ये पूरा पूरा उसका लेबल हो गया। ठीक है ना, ये उसकी पूरी आईडी होगी जिसमें आपका की भी आ गया और वैल्यू भी आ गया। अब इसमें स्पेक के अलावा मेटा डेटा। अब मेटा डेटा में आपको क्या देना है? यहाँ पर मेटा डेटा में आपको देना है अपना लेबल्स। ठीक है, सो यहाँ पर आपने भी दिया लेबल्स और यहाँ पर आपने दे दिया माई httpd ऐप ऐप। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के लेवल एग्जैक्ट मैच करने चाहिए। ये मिसमैच हुए तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है ना, httpd1। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन कर लूं, क्लाइंट साइड पे मेरी बिल्कुल परफेक्ट है। मैं सर्वर साइड पे वैलिडेशन कर लूं, सर्वर साइड पे भी कुछ दिक्कत आ रही है, देख लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि भाई स्पेक सिलेक्टर अननोन फील्ड बता रहा है कि लेबल्स नाम की अननोन फील्ड है। मैंने कैट किया और डिप्लॉय डॉट यामल ये मैंने किया, तो ये बोल रहा है कि भाई स्पेक के अंदर सिलेक्टर नाम की एक अननोन फील्ड है, सिलेक्टर लेबल्स नाम की अननोन फील्ड है। सो मैं यहाँ पर वैलिडेट करवा देता हूँ पर्टिकुलर। ठीक है ना, सो यहाँ पर हम गए वैलिडेट वैलिडेट यामल फाइल। सो वैलिडेट यामल फाइल मैंने पर्टिकुलर वैलिडेट करवाया। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई हमने ये गलत लिखा है सिलेक्टर लेबल्स, और ये दिस इज इनवैलिड फॉर डिप्लॉयमेंट, क्यूबरनेट एक्सपेक्ट मैच लेबल्स नॉट लेबल। सो यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? मैच लेबल यूज करना पड़ेगा। सो मैं विम पे गया, यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? बाहर वाले में मैच लेबल्स, लेबल में एल कैपिटल, मैच लेबल्स। ठीक है ना, मैच लेबल्स, और मैच लेबल्स में आपका अपना लेबल दे सकते हो। सो ये मैंने लेबल दे दी, कोई दिक्कत? हर चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जानबूझ के भी बताता हूँ कई कई बार के यार ये एरर आ जाए, तो आप चीजों को प्रॉपरली वैलिडेट करें। सो मैंने सर्वर पे किया, ये देखो, तो मेरा क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी पास हो गया और सर्वर साइड वैलिडेशन भी पास हो गया। इसका मतलब अगर मैं इस डिप्लॉय को अगर अब चलाऊं तो मेरा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो मैं अपना डिप्लॉयमेंट रन कर रहा हूँ, ये डिप्लॉयमेंट हो गया। kubectl सबसे पहले डिप्लॉयमेंट क्या बनाता है? पॉड। रेप्लिका सेट क्या बनाता है? पॉड। स्टेटफुल सेट क्या बनाएगा? पॉड बनाएगा। तो पहला काम है, कोई भी डिप्लॉयमेंट आप कर रहे हो तो भाई सबसे पहला kubectl गेट पॉड, ये पॉड चेक किए, ये सारे पॉड रनिंग है, कोई दिक्कत? अच्छा, आपने डिप्लॉयमेंट बनाया, तो डिप्लॉयमेंट इनडायरेक्टली क्या क्रिएट करता है? रेप्लिका सेट क्रिएट करता है। तो kubectl गेट आरएस, आरएस मतलब रेप्लिका सेट। सो आप देखेंगे, हाँ भाई इसने रेप्लिका सेट भी बना दिया। सो kubectl गेट डिप्लॉय, ये उसका शॉर्ट नेम है डिप्लॉयमेंट का। सो डिप्लॉय दिख रहा है, डिप्लॉय, डिप्लॉयमेंट दिख रहा है, डिप्लॉयमेंट्स दिख रहा है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। kubectl गेट पॉड किया मैंने, मेरे पास 3 पॉड है, मेरे पास डिप्लॉयमेंट को kubectl, और आप अपने इन डिप्लॉयमेंट्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो kubectl गेट डिप्लॉय। अब इस पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट ये आपने यहां पर किया, अब इस डिप्लॉयमेंट को पब्लिकली हम यूआरएल पर एक्सेस नहीं कर सकते।
जैसे अगर आप सोचो कि भाई ये सारी चीजें हो गई होंगी, मैं इसको यहाँ पर जाके अगर हिट विट करूं, अभी HTTPS के साथ में नहीं, मैं डायरेक्ट हिट करूं तो ये नहीं आएगा। ये देखो अभी बता रहा है पेज नॉट फाउंड, मतलब ये क्लस्टर आपके सर्वर तक तो पहुंच गया, मगर सर्वर में ये रिक्वेस्ट आपके डोमेन से आई और डोमेन से आके क्लस्टर तक तो पहुंच गई, मगर क्लस्टर पे आने के बाद आपकी रिक्वेस्ट को कहां तक भेजना है, आपकी रिक्वेस्ट को रूट किधर करना है, ये चीज बताएगा कौन? सर्विस। ठीक है, और इनग्रेस। तो जैसे ही एक्सटर्नल ट्रैफिक आता है क्लस्टर पर, तो उस ट्रैफिक को एप्रोप्रिएट पॉड पर डायरेक्ट करने के लिए, रीडायरेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सर्विसेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो सर्विसेज बेसिकली क्या करता है? हमें पॉड का एक स्टेबल आईपी प्रोवाइड करता है। सो यहां पर अगर मैं देखूं kubectl get endpoint, kubectl get endpoints, ये कमांड मैं आपको बता रहा हूं। सो यहां पर हमारे पास अभी कोई एंड पॉइंट्स नहीं है। एंड पॉइंट्स मतलब आईपी एड्रेसेस। तो मेरा जो ट्रैफिक आया और वो ट्रैफिक आके क्यूबरनेटिस पर रुक गया, यहां पर ये ब्राउजर पे जैसे ही आपने हिट किया, जैसे हिट किया तो मेरे ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाके कहां तक पहुंच गई? मेरे सर्वर पर पहुंच गई। मेरे सर्वर में कहां तक पहुंच गई? क्लस्टर तक पहुंच गई। मगर यहां पर कोई एंड पॉइंट अभी तक सेट नहीं है। तो जब भी आप सर्विस क्रिएट करोगे, वेनेवर यू क्रिएट सर्विस, अ एंड पॉइंट विल बी क्रिएटेड। मतलब आप जब भी सर्विस क्रिएट करोगे तो आपका एक एंड पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, और वो एंड पॉइंट एक आईपी एड्रेस पर रूट करके आप अपने पॉड तक पहुंच सकते हो। सो यहां पर हम अपना एक सर्विस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहां पर हम गए। अब मैं आपको यहां पर व्हाट इज सर्विस इन क्यूबरनेटिस, इसको समझ लेते हैं पहले। भाई सर्विस क्या होता है? A service in Kubernetes is an abstraction that exposes a set of ports as a stable network endpoint. ठीक है ना? सो सर्विस क्या है? सर्विस एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप अपने पोड को एक्सटर्नल ट्रैफिक पर एक्सपोज कर सकते हो। जैसे ही यहां पर आपने ब्राउजर से हिट किया तो आपकी ये रिक्वेस्ट फाइनली कहां तक जानी चाहिए थी? पोड तक जानी चाहिए थी, नहीं जा पा रही है क्योंकि क्लस्टर के अंदर आपने क्या नहीं बना रखा है? सर्विस नहीं बना रखा है। सर्विस का काम ही है कि एक्सटर्नल ट्रैफिक को अप्रोप्रिएट पोड तक पहुंचाने का काम हमारे सर्विसेज का है। तो बेसिकली सर्विस क्या करेगा? हमें एक डीएनएस, लोड बैलेंसिंग और स्टेबल आईपी प्रोवाइड करेगा। ये सारी चीजें अवेलेबल है हमारे पास। सो मैंने यहाँ पर एक सर्विस बनानी है, ये मैंने कैट किया, अपना डिप्लॉयमेंट डॉट यामल लिया, मैं इसको ये दे देता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए क्या बना दो, तुम एक सर्विस बना दो। प्लीज क्रिएट सर्विस, प्लीज क्रिएट सर्विस फॉर दिस डिप्लॉयमेंट। ठीक है ना? सो मैंने पर्टिकुलर ये एक सर्विस में बनाऊंगा। तो यहां पर हमारे पास एक सर्विस में यहां पर क्रिएट कर रहा हूं। तो सर्विस बनाने के लिए सर्विस भी एक प्रकार का रिसोर्सेज है। kubectl get kubectl API डैश रिसोर्सेज। आप जाओ, इस रिसोर्सेज में आपको एक रिसोर्स किस टाइप का मिल जाएगा? सर्विसेज नाम का भी मिल जाएगा। यहां पर आप देखना, ये रहा सर्विसेज, दिख गया। तो मैं एक YAML फाइल बनाऊंगा। अब क्यूबरनेटिस के अंदर कोई सा भी रिसोर्सेज दो तरीके से बना सकते हैं, kubectl कमांड से या फिर YAML से। सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? YAML वाला। तो मैं एक सर्विस बनाने जा रहा हूं, किसके थ्रू? YAML के थ्रू। सो विम सर्विस डॉट YAML, इसको मैंने सेव किया, ls-l किया। ठीक है, विम सर्विस डॉट YAML। अब टॉप लेवल का स्ट्रक्चर सभी के लिए सेम है, अलग अलग नहीं है। तो फटाफट गए, एपीआई वर्जन कॉलन और सर्विस क्यूबरनेटिस के फर्स्ट वर्जन से अवेलेबल है, v1 काइंड कॉलन सर्विस कॉलन मेटा डेटा कॉलन स्पेक। क्या मेटा डेटा क्या होगा? एक नाम देना है अपने को, सिर्फ वो मैंडेटरी है, माय सर्विस।
माई SVS इसका शॉर्ट नॉर्म है, हर जगह में शॉर्ट नेम लिख रहा हूं, माई डिप्लॉय, माई पो, माई, ठीक है ना, तो माई सर्विस 1। सो आई कैन क्रिएट मल्टीपल सर्विसेज। तो ये हो गया। आप सर्विसेज में यहाँ पर स्पैक के अंदर हमें क्या क्या देना है, एक तो आप अपना सिलेक्टर दोगे कि ये जो एक्सटर्नल ट्रैफिक आएगा ये आपको किस डिप्लॉयमेंट तक पहुंचाना है, तो वो आप यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे। आप अपनी एप्लीकेशन का जो लेबल दे रखा था वो लेबल आप यहाँ पर दे देंगे। सो ये गया टारगेट पोर्ट और ये मैंने डिफाइन किया। सो सिलेक्टर हो गया, पोर्ट और टारगेट पोर्ट। यहाँ पर पोर्ट 80 और टारगेट पोर्ट 80 दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। तो बेसिकली जैसे ही आपके पास कोई ट्रैफिक आएगा क्लस्टर में, सबसे पहले कहाँ रिसीव होगा, पोर्ट 80 पर। तो ये वो क्लस्टर का पोर्ट 80, पोर्ट 80 क्योंकि यहाँ पर क्लस्टर आईपी दे रखा है कि जैसे ही एक्सटर्नल ट्रैफिक आएगा सबसे पहले क्लस्टर का पोर्ट 80 का जो भी ट्रैफिक है उसको किधर भेज देना है, टारगेट पोर्ट पर। टारगेट कौन है, ये वाली एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर 80 आपने डिप्लॉयमेंट डॉट यामल पे अंदर ही अंदर ओपन कर रखा है। तो ये टारगेट पोर्ट किसका हो गया, इस HTTPD एप्लीकेशन का, ठीक है ना। सो ये इस तरीके से ध्यान रखना है, ट्रैफिक आया पोर्ट 80 से आया, यहां से होते हुए वो अंदर की ओर चला गया, ट्रैफिक क्लस्टर उसको आपकी एप्लीकेशन तक रूट कर देगा। सो ये हुआ मेरा, और स्केप कॉलन क्लस्टर आईपी हुआ, ठीक है। अब मेरे पास ls-l किया, सर्विस यामल फाइल बन गई, kubectl -f सर्विस डॉट यामल डैश डैश ट्राई डैश रन इक्वल्स टू क्लाइंट kubectl अप्लाई ट्राई रन क्रिएटेड। समझ में आ गया, मतलब सर्विस डॉट यामल में कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से क्लाइंट की जगह मैं इसका किस पे कर लूंगा, सर्वर पे कर लूंगा। क्रिएटेड सर्वर ड्राई रन, इसका मतलब हमारी सर्विस फाइल बिल्कुल परफेक्ट है। अब kubectl अप्लाई -f सर्विस डॉट यामल, मेरी सर्विस बन गई। अब मैं अपनी सर्विस चेक करूंगा, kubectl गेट सर्विसेस, बन गई सर्विसेस, सर्विस बन गई सर्विस, या सर्विस को शॉर्ट फॉर्म में SVC, ये बन गई। और मैंने आपको ये भी बोला था कि whenever you create a service, whenever you create a service, it will create some endpoints, और endpoints देखने के लिए kubectl get endpoints, ठीक है ना। तो यहां पर कमांड देखा हमने, kubectl get endpoints, ये देखो endpoints बना दिए उसने। अब केयरफुली देखो कितने एंड पॉइंट बनाए उसने, आईपी एड्रेसेस कितने बनाए, 3। क्यों 3 बनाए, क्योंकि आपके पॉड कितने, 3। तो क्लस्टर के अंदर जो पॉड जो चल रहे हैं वो क्लस्टर के अंदर इंटरनल आईपी पे चल रहे हैं, सब अपनी अपनी अलग अलग आईपी पर चल रहे हैं। एक चल रहा है आईपी नंबर 5 पर, 10.42.0.5 पर चल रहा है एक पॉड। दूसरा पॉड अलग आईपी पे चल रहा है, 10.42.1.5 पे चल रहा है। एक किस पे चल रहा है, 10.42.2.5 पर चल रहा है। अगर, सुनना केयरफुली, मेरे क्लस्टर के अंदर कितने पॉड चल रहे हैं अभी, 3 चल रहे हैं। इन पॉड का डिप्लॉयमेंट मैंने कैसे किया, डिप्लॉयमेंट के थ्रू। अगर एक पॉड को मैं डिलीट कर दूंगा तो दोबारा फिर से क्या हो जाएगा, पॉड जनरेट हो जाएगा। अगर ये पॉड नंबर 5 पे चल रहा है और दूसरा पॉड आया उसकी जगह, तो आईपी नए वाले को वही पुरानी वाले की मिलेगी कि नई आईपी असाइन करेगा क्लस्टर, नई आईपी असाइन करेगा। तो ये 3 आईपी रहे, केयरफुली इसको नोटपैड में लिखना और अच्छी तरीके से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एंड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। दीज आर माय एंड पॉइंट्स। एंड व्हाट आर एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स आर सम आईपी एड्रेसेस एंड पोर्ट नंबर।
तो एंड पॉइंट्स कितने जनरेट किए उसने? 3। कोई बता सकता है भाई 3 एंड पॉइंट क्यों जनरेट किए? क्योंकि सर आपके पास कितने पॉड्स अवेलेबल हैं सर? कितने पॉड अवेलेबल है? 3 अवेलेबल है। इस पॉड की कंप्लीट जानकारी के लिए मैं यहाँ पर आउटपुट क्या कर दूं? वाइड कर दूं। तो आपको ये भी पता चल गया कि भाई सर वो जो पहला पॉड था उस पहले पॉड को आईपी कितनी मिली? 4204। दूसरे पॉड को सर आईपी क्या मिली? 4204। तीसरे पॉड को आईपी मिली ये वाली। अब मैं जानबूझ के अगर किसी एक पॉड को डिलीट करूंगा तो यही आईपी मिलेगी कि उसको कुछ नई आईपी मिल जाएगी? ये चीज इंटरव्यू में पूछते हैं कि जब भी कोई पॉड क्लस्टर में आता है तो सभी पॉड को अलग अलग आईपी मिलती है, और अगर एक पॉड डिलीट होता है तो उसकी जो आईपी थी क्या वो आईपी फिर से अलोकेट होगी कि रैंडमली कोई दूसरी आईपी नए पॉड को असाइन होगी? सो नई आईपी मिली। तो इसका एक प्रैक्टिकल कर भी देख लेते हैं। kubectl डिलीट पॉड, और मैंने पॉड को लिया और पॉड नंबर 2.5 का मैं देखूंगा। तो मैंने पॉड डिलीट किया, 2.5 2.5 दोबारा नहीं मिली। समझ में आया? तो जैसे ये बना ना, ये 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड पहले ये वाला पॉड आया और इसको कौन सी मिल गई? 2.6 मिल गई। जबकि उस वाले को जिसको मैंने डिलीट किया था उसकी आईपी क्या थी? 2.5 थी। इसको क्या मिल गई? 2.6। इसका मतलब जब भी पॉड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बिकॉज दे आर क्रिएटेड यूजिंग डिप्लॉयमेंट, वो क्लस्टर में वापस से फॉर्म होंगे, वो पॉड वापस से ऑटो हील होंगे। ऑटो हील होते ही उनको अपनी क्लस्टर के अंदर एक यूनिक आईपी मिलेगी। ये चीज क्लियर हो गई? तो kubectl गेट एंड पॉइंट से समझ में आया? kubectl गेट एंड पॉइंट्स, kubectl गेट एंड पॉइंट्स। ठीक है। सो मुझे कितने एंड पॉइंट्स मिल गए? मुझे 3 एंड पॉइंट्स मिल गए। क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 पॉड है। हर पॉड को अलग अलग आईपी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो सर्विसेज क्या है? सर्विसेज इज अ kubernetes क्लस्टर which provides some endpoints so that external traffic can come to the cluster and it can route to the appropriate pod. तो सर्विसेज बेसिकली क्या कर रहा है? एक रास्ता बना रहा है आपके एक्सटर्नल ट्रैफिक को आपके पॉड तक पहुंचने के लिए। एंड पॉइंट मतलब रास्ता ही होता है बेसिकली। तो ये इस तरीके से यहां पर ये एंड पॉइंट क्रिएट हुआ। आप सिर्फ डिप्लॉयमेंट बनाओ तो ये एंड पॉइंट थोड़ी बनते हैं क्या? एंड पॉइंट्स बेसिकली बनेंगे जब आप सर्विसेज क्रिएट करो। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इनग्रेस की। क्या भाई इनग्रेस क्या है? क्योंकि जब तक आप सर्विसेज और इनग्रेस दोनों के कॉम्बिनेशन से आप अपना डोमेन को पॉड तक पॉइंट करवा सकते हैं। ठीक है ना? तो दोनों की मदद लगेगी अपने को। सो यहां पर मैं इनग्रेस देख लेता हूं कि व्हाट इज इनग्रेस। सो व्हाट इज इनग्रेस इन KTS? सो इनग्रेस क्या है पर्टिकुलर? सो एन इनग्रेस इन Kubernetes रिसोर्स दैट मैनेजेस एक्सटर्नल HTTP और HTTPS ट्रैफिक। अगर आपके किसी डोमेन से कोई ट्रैफिक आ रहा है तो क्लस्टर के अंदर इस HTTP ट्रैफिक को मैनेज कौन करेगा या इसको कौन हैंडल करेगा? तो Kubernetes के अंदर एक रिसोर्स होता है जिसे इनग्रेस बोलते हैं। सो इनग्रेस इज अ Kubernetes रिसोर्स विच मैनेजेस द एक्सटर्नल ट्रैफिक। अब एक्सटर्नल ट्रैफिक मेरे पास HTTP से भी आ सकता है और HTTPS से भी आ सकता है। पोर्ट नंबर 80 पे भी आ सकता है ट्रैफिक मेरे पास, पोर्ट नंबर 443 पे भी आ सकता है। तो क्लस्टर पे अगर आपके पास ट्रैफिक पोर्ट नंबर 80 पे आ रहा हो या 443 पर आ रहा है, इसको Kubernetes का कौन सा रिसोर्स उसको हैंडल करता है उस ट्रैफिक? दैट इज इनग्रेस। और जैसे ही ट्रैफिक आ गया आपके पास तो इस ट्रैफिक को कहां तक पहुंचाने की जवाबदारी किसकी है? सर्विस की है। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें हुई। चलिए अब मैं अपना एक इनग्रेस सेटअप कर रहा हूं। सो यहां पर आप पीपीडी में जाएंगे, यहां पर टाइप्स ऑफ इनग्रेस,
टाइप टाइप्स ऑफ इंग्रेस। गूगल पे लिखेंगे आप, इस पे लिखेंगे इंग्रेस, ठीक है। तो इंग्रेस प्रोडक्शन प्रोडक्शन यूज केसेस है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी वेबसाइट का सब डोमेन करना है तो बाकी ये नोड पोर्ट एक्सेस करना, लोड बैलेंसर, ये सारे जुगाड़ तुगाड़ है। सबसे प्रोफेशनल तरीका क्या है, आप एक इंग्रेस सेटअप करो। सो इंग्रेस हम सेटअप करेंगे। सो इंग्रेस इज अ Kubernetes resources that manages external traffic and access to the service inside the cluster। ये हमारे OSI की 7 लेयर पे काम करता है, ठीक है ना। OSI लेयर पता है आपको, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट एप्लीप्रेसेस नॉट डेफी एप्लीकेशन सेशन लेयर नेटवर्क लेयर। सो OSI मॉडल है, उसके 7 परतें होती है, आपको पता ही होगा। तो उसके 7 लेयर पे ये वर्क करता है, और भी हम इसका देखेंगे। सो इंग्रेस कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे kubectl गेट पॉड, और सारे अगर मैं पॉड चेक करूं तो यहां पर हमारे पास एक ट्रैफिक वाला रिसोर्स अवेलेबल है, जो कि क्यूब सिस्टम नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है। ये ट्रैफिक क्या है, ये K3D के अंदर बिल्ट इन इंग्रेस रिसोर्सेस है, बिल्ट इन है, ठीक है। तो K3D के अंदर बिल्ट इन हमारे पास कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है, ट्रैफिक। तो मैं आपको ट्रैफिक के थ्रू भी बता देता हूं, ठीक है। और एनजिनिक्स के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा, HA प्रॉक्सी के थ्रू बताऊंगा, STO के थ्रू बताऊंगा। तो कंपनी के अंदर प्रोडक्शन के अंदर सबसे ज्यादा इंजीनिक्स का यूज होता है, इसका बहुत फास्ट परफॉर्मेंस भी है। तो बेसिकली हम इंग्रेस को देखेंगे। सो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स हमने ली। सो K3D क्लस्टर लिस्ट, K3D kubectl गेट पॉड, और यहाँ पर ये मैंने दिया, और यहां पर हमने इंस्ट्रक्शन दिया, आई वॉन्ट टू सेटअप एन इंग्रेस फॉर दिस पर्टिकुलर डोमेन, ठीक है ना। जो डोमेन है आपने वो उसको बोल दिया। अब इंग्रेस सेटअप करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आप उसको बता सकते हो कि भाई मुझे एनजिनिक्स का इंग्रेस सेटअप करना है, या K3D में बिल्ट इन क्या आ रहा है, K3D इज बिल्ट इन, K3D के थ्रू अगर आपने Kubernetes का क्लस्टर सेटअप किया है तो उसके अंदर बिल्ट इन इंग्रेस कंट्रोलर अवेलेबल है, उसका नाम क्या है, ट्रैफिक है। और एनजिनिक्स बिल्ट इन नहीं है, अलग से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। सो मैं पहले एनजिनिक्स वाला बता देता हूँ। तो एनजिनिक्स इंग्रेस कंट्रोलर, सो यहाँ पर जीपीटी में आप जाओगे और उसको बोलोगे कि आई वांट टू सेटअप विच इंग्रेस कंट्रोलर, एनजिनिक्स इंग्रेस कंट्रोलर फॉर दिस पर्टिकुलर डोमेन। अब देखते हैं। तो यहां पर ये बता रहा है कि आप एग्जिस्टिंग यूज कर सकते हो। एग्जिस्टिंग मतलब आपने पूरा क्लस्टर काइट पे सेटअप किया K3D से, तो K3D के साथ में एक बिल्ट इन इंग्रेस आ रहा है, या तो आप उसको यूज कर लो। ये आपको बता रहा है कि आपके लिए इजी भी रहेगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, YAML फाइल बनानी है और हमें उसको रन करना है। पहले ये करके देख ले। तो मैं अभी आपको क्या बता देता हूं, मैं आपको एक इंग्रेस कंट्रोलर सेटअप करना बता रहा हूं, किसके थ्रू, ट्रैफिक के थ्रू। सो ट्रैफिक के थ्रू हमारे पास यहाँ पर आप देखना, ये हमारे पास YAML फाइल है। किस टाइप का Kubernetes रिसोर्सेज में बनाना चाहता हूँ, इंग्रेस का। अब ये इंग्रेस, इसको मैंने पूरा कॉपी किया, मैं पूरा समझाऊंगा इसको। विम इंग्रेस डॉट YAML पेस्ट किया, स्किप कोलन W की किया, kubectl गेट
kubectl API डैश रिसोर्सेज। अब यहाँ पर अपने को किसको ध्यान देना है, इनग्रेस को ध्यान देना है। यहाँ पर आपको देखना क्यूबरनेटिस के सारे रिसोर्स मिल जाएंगे हमें, और क्या मिल जाएगा साथ में, इनग्रेस मिल जाएगा। मिल गया इनग्रेस। तो इनग्रेस किस एपीआई वर्जन को बिलोंग करता है, networking.k8s.io.v1। समझ में आ रहा है। तो कभी आपको ये पता चल जाए कि फलाना मेरे को रिसोर्सेज बनाना है, तो भाई ये इसका एपीआई वर्जन क्या होगा, तो आप ऐसे देख सकते हो। यहाँ से ये कॉपी कर लिया और आप विम में जाके उसको एडिट कर लो, ये यहाँ पर ये है ही सही, ठीक है ना। तो कॉपी पेस्ट करने की बजाय आप मैनुअली भी YAML फाइल बनाओगे, तो कौन सी चीज कहाँ से लानी है वो आपने कर दिया। ये नेम स्पेस दे दिया, स्पेक रूल। स्पेक के अंदर यहाँ पर क्या आ जाएंगे, रूल आ जाएंगे। रूल में सबसे पहली चीज डिफाइन करनी है अपने को, होस्ट। तो डोमेन, तो पूरा डोमेन मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये कहां पर मुझे रूट करना है, ये मैंने यहाँ पर दे दिया। अब किस सर्विस को पर रूट करना है, इनग्रेस के अंदर आपको डिफाइन करना पड़ेगा किस सर्विस को, तो माई सर्विस 1 पर। किस पोर्ट पे ट्रांसफर करना है, पोर्ट 80 पर। तो इनग्रेस पोर्ट नंबर 80 पर करेगा, इनग्रेस सर्विस के पोर्ट नंबर 80 पर करेगा। और सर्विस वाली YAML के अंदर आपने बोल रखा है भाई टारगेट पोर्ट 80, तो वो पोर्ट 80 से पॉड पर पहुंच जाएगा एंड पॉइंट के थ्रू। थोड़ा उसको समझेंगे अपन धीरे धीरे। एक मैंने यहाँ पर एक पीपीटी बना रखी है जो कि बहुत अच्छी है, उसको आप पूरी अच्छी तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी, ये वाली। यहां पर ये अंदर जो पोर्ट नंबर 80 है, ये हमारी सर्विस फाइल के पोर्ट नंबर 80 को बिलोंग करेगा, ठीक है। टारगेट पोर्ट जो 80 है वो किससे मैच होना चाहिए, आपके डिप्लॉयमेंट के कंटेनर पोर्ट से मैच होना चाहिए। तो इस डायग्राम में आपको वो सारी चीजें मैंने बता रखी, पोर्ट नंबर शुड बी सेम, पोर्ट नंबर शुड बी सेम। तो ये चीजें आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि भाई इन दोनों का सेम होना जरूरी है और इन दोनों का सेम होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को ऐसे समझनी है। ये हुआ। अब यहां पर हम गए स्केप कॉलन डब्ल्यू इंटर। अब भाई मैंने क्या बना दी, इनग्रेस YAML फाइल बना दी। अब इसको मुझे क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, ड्राई रन कर सकते हैं। kubectl अप्लाई डैश f इनग्रेस डैश डैश ड्राई डैश रन इक्वल्स टू क्लाइंट किया। क्यूब की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, क्रिएटेड। मतलब इस YAML फाइल में क्लाइंट लेवल पे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर आप इसको फिर से किससे कर सकते हो, टेस्ट सर्वर से कर लिया। सर्वर पे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो इसको अप्लाई कर देते हैं फाइनली। ड्राई रन वाला हटा देते हैं। अब ये मेरे लिए क्या हो गया, इनग्रेस सेटअप हो गया। ये मेरे लिए इनग्रेस सेटअप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इनग्रेस सेटअप होने के बाद आप डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हो। तो जैसे ही मैं अपने पर्टिकुलर डोमेन पर गया और मैं टेस्ट करूं, अभी ये नहीं चल रहा। तो इसके लिए अब नेक्स्ट क्लास के अंदर ट्रैफिक से एक बार और अच्छी तरीके से इसको हम करके देखेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करना अभी के लिए, आज के लिए, कि आप अपना इनग्रेस कंट्रोलर आप सेटअप कर पाए और ट्रैफिक के थ्रू आप अपना इनग्रेस सेटअप कर पाए। और अगर हो सके तो आप HTTPS भी सेटअप करके देखना है अपने को, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, आज की डेट का डोमेन बनाना है और HTTPS इनग्रेस कंट्रोलर सेटअप करते हुए हमें अपने ट्रैफिक को यहां तक ले जाना है। तो डोमेन से जो भी आएगा, ट्रैफिक आएगा, सबसे पहले हमारे पास वो इनग्रेस कंट्रोलर के अंदर हैंडल होगा। तो हमारे पास ट्रैफिक अभी इनबिल्ट है। फिर हम सर्टिफिकेट मैनेजर यूज करेंगे, लेट्स एनक्रिप्टेड, और ये सारी चीजें हम देखेंगे इसको। कल के लेक्चर में हम इसको और अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे।